उसके बाद डेटा सिक्योरिटी क्या होती है, वो कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी, कि वो जो डेटा है हमारा, हम जब उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको डेटा सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है। डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजन, बहुत सारी इसकी रीजंस हो सकती हैं। वो कहते हैं कोई जो है इसको एक्सीडेंटली भी डैमेज कर सकता है, या वो जो हमारा डेटा है वो पार्शली डैमेज हो सकता है, या वो कम्प्लीटली जो लॉस उसका जो हो सकता है। डेटा चूँकि वो कहता है वैल्यूएबल और बड़ा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, और कंप्यूटर से ज़्यादा हमारी ये कोशिश होती है कि हमारा जो डेटा है वो सेफ रहे। जो डिवाइसेस हैं जिनमें हमारा डेटा स्टोर है, हम ये चाहते हैं कि उन डिवाइसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो हमारे डेटा की इंपॉर्टेंस होती है। सो वो कहता है कि इट शुड बी सेव्ड इन सच अ वे दैट इट मे नॉट बी लॉस्ट और डैमेज, कि कुछ इस तरह से आप उसको स्टोर करें कि डेटा जो है वो डैमेज या लॉस्ट ना हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो कि डेटा को यूज़र से जो फ्रॉम द यूजर्स एंड स्टोर द डेटा ऑनलाइन, कि जो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती हैं, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अपना डेटा जो हो ऑनलाइन जो हो स्टोर कर देती हैं, ताकि जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा फास्टली जो हो एक्सेस जो हो दी जा सके। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी यहाँ पर जो कि हमने देखनी है। कि क्रेडिट कंपनी है जो कि अपना डेटा जो है वो ऑनलाइन जो वो स्टोर करती ताकि यूज़र जो हो उसको एक्सेस कर सकें। बैंक जो है उसने अपनी जो सर्विसेज हैं वो भी ऑनलाइन जो वो स्टोर की होती हैं, जितना भी हमारा डेटा है वो ऑनलाइन जो वो स्टोर होता है। यूनिवर्सिटी है, हो सकता है कि वो अपना डेटा जो है वो ऑनलाइन जो वो स्टोर कर दे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको एक्सेस कर सके। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन जो अपना डेटा स्टोर करती हैं। अब वो जो डेटा ऑनलाइन है उसको थ्रेट ज़्यादा होते हैं कि जो ये जो क्रैकर्स हैं वो उस डेटा तक जो वो एक्सेस ले सकते हैं और उसको जो वो ख़राब कर सकते हैं। फिर वो सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं, ये हमारा जो वो अगला टॉपिक है कि ये जो डेटा सिक्योर हम रखते हैं उस सिक्योरिटी के हवाले से कौन कौन से थ्रेट हैं। वो कहते हैं थ्रेट जो है वो एक कोई कंप्यूटर प्रोग्राम भी जो हो एज ए थ्रेट के तौर पर जो वो आ सकता है, कोई इवेंट जो वो हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकता है जो कि हमारी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को वायलेट कर सकता है। इट मे आल्सो अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स आर एज फॉलो। वो कहता है हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं। आप यहाँ पर क्रैकर भी लिख लें। ठीक है। फिर हार्डवेयर थेफ्ट है, वैंडलिज्म है, सॉफ्टवेयर थेफ्ट है, इंफॉर्मेशन थेफ्ट है। ये वो बेसिकली थ्रेट्स हैं जो कि सिक्योरिटी के जो वो थ्रेट्स कहलाते हैं, और इनकी वजह से हमारी जो डेटा है वो जो वो लीक आउट हो सकता है, या हमारा डेटा जो वो डैमेज हो सकता है। हैकर और क्रैकर, इनकी जितनी भी डिटेल है वो स्लाइड्स के अंदर दी हुई थी। मैंने यहाँ पर जो वो स्लाइड्स की जो डिटेल है वो मैंने ऐड नहीं की। मैं दोनों चीज़ें आपको भेज दूँगा, आप इनको जो वो पढ़ लीजिएगा और थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो आप जो वो ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको वर्बली बताता हूँ। हार्डवेयर थेफ्ट क्या होता है कि जो हार्डवेयर जो आपका चुरा लेते हैं कुछ, अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें जो वो हार्डवेयर जो वो थेफ्ट हो सकती है, हार्डवेयर जो वो चुराया जा सकता है। कुछ ऐसे जो पर्सन हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपकी जो हार्डवेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चुरा सकते हैं। वो आपकी सिस्टम की रैम जो वो निकाल सकते हैं, वो माउस से वो उतार के लेके जा सकते हैं। अपने जो फ़ोन है ना इनको म्यूट रखें, वरना फिर मुझे जो वो म्यूट करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से वो कहता है कि जो सॉफ्टवेयर थेफ्ट है ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आपको चुरा लिया जाता है, आपका सॉफ्टवेयर जो वो कॉपी कर लिया जाता है, या उसकी जो की है वो जो वो चुरा ली जाती है और उसको सॉफ्टवेयर थेफ्ट का नाम दिया जाता है। इंफॉर्मेशन थेफ्ट, हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लिया जाता है।
सिस्टम फेलियर, सिस्टम जो वो फेल हो सकता है, कोई वायरस आ सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसको कहा जाता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि उन वेबसाइट्स पर इलीगल रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं और इतनी ज़्यादा जो वो एक सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट भेजता है कि उनके सर्वर पे रश हो जाता है उन रिक्वेस्ट का। फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर मैं उसको उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो टू मैनी जो रिक्वेस्ट होती हैं वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो ऑलरेडी उस सर्वर पे जो गई होती हैं, तो जो एक्चुअल रिक्वेस्ट है पर्सन की, उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। उसको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का नाम दिया जाता है। तो ये वो थ्रेट्स हैं जो कि हमारे सिक्योरिटी के हवाले से जो हो सकते हैं। फिर उसके बाद बैकअप ऑफ डाटा आ जाता है। बैकअप ऑफ डाटा से मुराद ये है कि जो हम अपने डाटा की एक एडिशनल कॉपी जो आपने जो वो डिवाइस पे, एक अलग से डिवाइस पे जो रखते हैं, उसको बैकअप का नाम जो दिया जाता है। जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है वो तो हमारी जो वो ड्राइव पर स्टोर होता है और हम उस ड्राइव का जो डाटा है एक डुप्लीकेट कॉपी के तौर पर जो किसी और जो ड्राइव पर रख लेते हैं, उसको बैकअप का नाम दिया जाता है। कौन सा कॉमन मीडिया है जो कि बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है जी? वो जिप डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होती, CD ROM है, हार्ड डिस्क है। लेकिन जब फ्लॉपी डिस्क थी तब वो ज़रूर जो वो इस्तेमाल होती थी। फ्लॉपीज पे जो वो लोगों ने अपना डेटा का बैकअप जो वो रखा हुआ होता था। कंप्यूटर जो वो किसी भी वजह से जो वो डैमेज हो सकता है, तो वो कहता है कि वो जो आपका डाटा का जो बैकअप है वो इन केस अगर हमारा सिस्टम जो वो डैमेज होता है या हमारा डाटा लॉस होता है तो फिर उस सूरत में उसी से जो वो हम अपने डाटा को रिकवर करते हैं। बैकअप का पर्पस क्या है? मैंने कुछ तो आपको बता दिया कि वो कहता है कि एन इम्पॉर्टेंट फाइल कैन बी डिलीटेड एक्सीडेंटली, गलती से आपसे भी जो कोई फाइल जो डिलीट हो सकती है। यूजर में ओवरराइट अ पार्ट आर द होल ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल, कि आपने कोई और जो वो फाइल बनाई हुई है और वो जो फाइल है वो आपकी जो पिछली फाइल थी उस नाम से जो अगर आप दोबारा से सेव करते हैं तो वो ओवरराइट यानी उसकी जगह रिप्लेस हो सकती है। तो आपका जो पिक्चर डाटा है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, एक्सीडेंटली ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। या कोई वो कहता है कि मैकेनिकल फेलियर हो सकता है जो कि हमारा जो डाटा है उसकी लॉस का जो सबब बन सकता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि वायरस आ सकता है जो कि हमारे डाटा को जो डैमेज कर सकता है। या वो कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम मे बी स्टोलन बाय एनीबॉडी, कोई आपका सिस्टम जो आपका लैपटॉप गुम हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम मे बी डैमेज ड्यू टू फायर और पावर फेलियर। तो बेसिकली ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से बैकअप लेना जो हो ज़रूरी होता है। कि ये क्यों जो वो हम बैकअप क्यों लेते हैं, ये वो रीजंस थी कि बैकअप लेने का पर्पस ये है क्योंकि ये चीज़ें जो हो सकती हैं, इसलिए हमने अगर अपने डाटा का बैकअप लिया हुआ है तो हम इजीली जो हो अपने उस बैकअप से जो हो चीज़ों को कवर कर सकते हैं। दो तरह का हमारे पास बैकअप होता है, एक कंप्लीट बैकअप है और दूसरा इंक्रीमेंटल बैकअप है। कंप्लीट बैकअप ये होता है कि हमारा जितना भी डाटा है वो सारे का सारा जो एट वंस कॉपी कर लिया जाता है या उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो रख ली जाती है और जो पिछला डाटा जो हमारे पास होता है हम उसको वेस्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आज जो चीज़ें जो वो आपको पढ़ाई, मैं उसका एक बैकअप जो वो लेके अपने पास स्टोर कर लेता हूँ। अब कल आ जाता है तो कल को अगेन आज की भी और कल की भी जितनी चीज़ें होंगी सबका अगेन बैकअप लूँगा और उसको जो पिछला बैकअप था उसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। इसको कंप्लीट बैकअप का नाम दिया जाता है। इस तरह करने से जो बैकअप है उसका साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा होता जाता है कि डे बाय डे जब आपका बैकअप बढ़ता जा रहा है तो आप शुरू दिन से लेकर आखिर दिन तक जो सारे का सारा अगेन नए सिरे से बैकअप लेते हैं। तो जो बैकअप का साइज, आपके डेटा का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बैकअप लेने में भी जो वो टाइम लगेगा। तो इसको कंप्लीट बैकअप का नाम दिया जाता है। इंक्रीमेंटल बैकअप कहते हैं कि आप सिर्फ उस डेटा का बैकअप लें जो कि आपने पहले नहीं लिया हुआ। मिसाल के तौर पे कल रात को आपने अपने डेटा का बैकअप लिया और उसके बाद आज रात को अगर आप देखते हैं कि आज के दिन मेरे पास कितना डेटा जो वो चेंज हुआ, सिर्फ वो जो चेंज हुआ है वो जो नया डेटा आपका है सिर्फ आप उसका बैकअप ले लें
और जो कल वाला बैकअप पड़ा हुआ था उसको अगेन जो वो बैकअप के अंदर शामिल ना करें। इसको इंक्रीमेंटल बैकअप का नाम दिया जाता है। ये वही सेकेंड ईयर की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप पहले भी जो हो पढ़ चुके हुए हैं। इनमें मुझे बता दें अगर किसी को कोई है प्रॉब्लम, कोई किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई तो वो मेरे से जो वो पूछ सकते हैं आप। किस चीज़ का ओवरव्यू? मैंने अभी तो बताया है आपको। ये डेटा का बैकअप है कि हम डेटा की डुप्लीकेट कॉपी जो रखते हैं उसको बैकअप का नाम दिया जाता है, और जिस मीडियम पे हम अपना वो डेटा जो स्टोर करते हैं उसको, वो मीडिया जो कि हम बैकअप के लिए यूज करते हैं उसको मीडिया ऑफ बैकअप, यानी वो कॉमन मीडिया जिस पर हम अपना डेटा की डुप्लीकेट कॉपी रखते हैं उसको मीडिया बैकअप के नाम से जो वो जाना जाता है कि ये वो मीडिया है जिस पर हमने अपना डेटा रखा हुआ है। फिर उसके बाद पर्पस है, ये सिंपल राइटिंग है, इसमें इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं ये लिखी हुई कि जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो एक्सीडेंटली डैमेज हो सकती हैं। आप किसी भी फाइल को जब आप सेव करते हैं तो वो पहले से जो फाइल का नाम आपने दिया हुआ है आप दोबारा उसी नाम से सेव कर सकते हैं, तो फिर जो आपकी पुरानी फाइल है वो नई फाइल के साथ रिप्लेस हो सकती है। इससे आपका पिछला डाटा जो वो लॉस हो सकता है। मैकेनिकल फेलियर मीन कि हमारा जो डाटा है वो उस मीडिया से जो लॉस हो सकता है, वो मीडिया जो फेल हो सकता है, हार्ड डिस्क जो ख़राब हो सकती है, कोई वायरस जो वो उसको डैमेज कर सकता है हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा को, और जो कंप्यूटर है वो उसको वो हो सकता है हमारा लैपटॉप जो वो कहीं कोई चोरी कर ले, या सिस्टम जो है वो कहता है कि पावर फेलियर की वजह से या फायर की वजह से डैमेज हो सकता है। तो ये वो रीजंस थी जिनकी वजह से बैकअप लिया जाता है। और दो मैंने आपको बैकअप की टाइप्स पढ़ाई हैं, एक तो कंप्लीट बैकअप है और दूसरा इंक्रीमेंटल बैकअप है। कंप्लीट बैकअप का मैंने बताया कि जितना भी आपका बैकअप होता है वो आप रोज के रोज जो वो अपना वो बैकअप ले लेते हैं। कल जितना आपने बैकअप लिया और आज के बैकअप के अंदर कल वाला बैकअप भी शामिल होता है, फिर परसों जितना लेंगे तो पिछले 2 दिनों का बैकअप भी उसके अंदर शामिल होगा। यानी A to Z तक जितना भी बैकअप होता है वो दोबारा से जो वो आप लेते हैं उसको कंप्लीट बैकअप कहा जाता है। इंक्रीमेंटल बैकअप वो बैकअप होता है जिसमें आप जो वो नए सिरे से पिछला बैकअप नहीं लेते, आप सिर्फ उन चीज़ों का बैकअप लेते हैं जिसके अंदर पिछली जो बैकअप के अंदर चीज़ें जो वो शामिल नहीं थी, यानी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो चेंज हुआ है, सिर्फ वो उन चीज़ों का बैकअप लिया जाता है। वो पिछला बैकअप है उसको उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता, वो तो ऑलरेडी जो वो बैकअप आपके पास है, तो फिर दोबारा आप जो वो क्यों लेना चाहते हैं। इसको इंक्रीमेंटल बैकअप का नाम दिया जाता है। जी समझ आ गई कंप्लीट बैकअप की और इंक्रीमेंटल बैकअप की। मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, उसमें इसकी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद ये कंप्यूटर वायरस का टॉपिक आ जाता है। जी वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने ये असाइनमेंट भी दी थी, और असाइनमेंट जो वो आपने बना ली थी लेकिन आपने उसको लर्न नहीं किया था। तो अब ये देख लें कि वॉर्म में, वायरस में और ट्रोजन हॉर्स में क्या फ़र्क होता है। वॉर्म का देखें, वॉर्म का लिखा हुआ है कैन सेल्फ रेप्लिकेट, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, वो अपनी कॉपीज़ जो वो जनरेट कर सकता है। They do not need to attach themselves with existing programs. इसे किसी प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती कि यूज़र उस प्रोग्राम को जो वो चलाए और फिर ये चले, ये ऑटोमेटिकली जो वो चलता है, खुद ही से अपने आप को स्प्रेड आउट करता है। लेकिन जो वायरस है रेप्लिकेट ये कर सकता है, लेकिन इसको अपने आप को स्प्रेड करने के लिए ज़रूरत होती है, या अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरत होती है कि वो किसी ना किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच करे। जब यूज़र उस प्रोग्राम को चलाए
तो फिर ये जो वायरस है ये फिर उसके साथ ही अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये इन दोनों में, वॉर्म में और वायरस में फ़र्क होता है। ये दोनों जो वो सेल्फ रेप्लिकेट जो वो कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए इनमें से जो वायरस है इसको किसी प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच करने की ज़रूरत होती है। जब हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं तो उसके साथ वायरस अटैच होता है, तो साथ ही वायरस भी जो हो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन ये इसको किसी प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जो वो एग्जीक्यूट भी होता है और खुद ही से जो वो रेप्लिकेट भी अपने आप को करता है। फिर जो ट्रोजन हॉर्स है ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, और इसके लिए कुछ सोशल जो वो इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इसको स्प्रेड आउट करने के लिए। बेसिकली जो वो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि जिनको हम इंस्टॉल करें तो साथ ही ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये भी जो वो इंस्टॉल हो जाए, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है लाइक पासवर्ड्स के हवाले से, यूज़र नेम्स के हवाले से, हमारे क्रेडिट कार्ड के जो पिन कोड होते हैं उनको चुराना ये ट्रोजन हॉर्स का काम होता है। और ये बैकएंड पे रह के एक अच्छे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट देते हुए ये एक बैड वर्किंग जो वो परफॉर्म करता है। हमें ये लगता है कि ये प्रोग्राम सेफ है और जो मैं इसको जो रन करता हूँ, लेकिन एक्चुअली बैकएंड पे रह के वो जो इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। इसको ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया जाता है। जी, इन तीनों में डिफरेंस का पता चल गया आपको? उसके बाद कुछ वॉर्म और कुछ वायरसेस के नाम मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। कोड रेड है, ये वॉर्म है। निम्डा वॉर्म है। सरकैम वॉर्म है। मिलीसा वायरस है। रिपर वायरस है। कॉन्सेप्ट वायरस है। बहुत सारे वायरसेस और वॉर्म्स मौजूद हैं, आप इंटरनेट पे इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ वायरस का क्वेश्चन पढ़ाया था, जिसके अंदर बूट सेक्टर वायरस था और जिसके अंदर जो वो पॉलीमॉर्फिक वायरस था, वो क्वेश्चन आपने लर्न करना है। वो आपकी असाइनमेंट में था, और वो क्वेश्चन जो वो आपने लर्न करना है कि वायरस की टाइप्स क्या क्या है। ये वायरसेस के नाम हैं, इनकी डिटेल नहीं करनी। वायरस की जो टाइप्स हैं कि बूट सेक्टर वायरस कौन सा होता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस कौन सा होता है, और जितनी भी जो 4-5 ये वायरस की टाइप्स थी, और ये जो है वो आपकी बुक में भी जो है वो लिखी हुई है। ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है। मैं आपको अभी बुक का पेज बता देता हूँ कि कहाँ पर जो इसकी वायरस की टाइप्स लिखी हुई हैं। ये पेज नंबर 346 पे लिखा हुआ है उन्होंने। फाइल वायरस है, बूट सेक्टर वायरस है, मैक्रो वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है, सोर्स कोड वायरस है। ये काफ़ी सारे, कोई 10 के करीब जो उन्होंने इसकी टाइप्स दी हुई हैं। आपको इसी 5 जो है ना वो आप याद कर लें, ठीक है। मैंने आपको बताया पेज नंबर 346 पे। तो ये कोई 10 के करीब ये इनके नाम लिखे हुए। आपने असाइनमेंट में भी ये बनाया था, बेशक वो असाइनमेंट वाले जो वो 5 इनकी टाइप्स याद कर लें। ज़्यादा जो कॉमन है वो फाइल वायरस है, बूट सेक्टर वायरस है, मैक्रो वायरस, सोर्स कोड वायरस और पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये जो पहले 5 है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लें। बाकी की जो इन्होंने टाइप्स लिखी हुई है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बेशक आप छोड़ दें। तो पहली जो 5 हैं वो आपने कर लेंगे, ठीक है जी। जी, वो उसने 3-3 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करवा रहा हूँ कि वायरस क्या होता है और वायरस की टाइप्स क्या हैं, कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद पेज नंबर 342 पर 342 पर एथिक्स इन कंप्यूटिंग आ जाती है। एथिक्स बेसिकली कहते हैं रूल्स को, कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आपको कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है इसकी लिमिटेशंस हैं कि आप कंप्यूटर को किस तरह से जो वो इस्तेमाल करते हैं। जी,
कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर को आप किस तरह से यूज करते हैं? आपने कंप्यूटर को जब आपने चलाना है तो आपकी चेयर का लेवल क्या होना चाहिए, आपके जो बॉडी पोस्चर्स हैं उनका लेवल क्या होना चाहिए, आपकी आई साइट का लेवल क्या होना चाहिए, आपने जब टाइपिंग करनी है तो वो फिर आपने आपने रिस्ट को जो वो कैसे जो वो कहाँ पर रखना है, किस तरह से जो वो आपकी जो आर्म्स हैं उनका एंगल क्या होना चाहिए टाइपिंग करते हुए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एथिक्स हैं। यानी वो कौन सी अखलाकियात हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आपने कंप्यूटर को यूज़ करना है। तो पेज नंबर 342 पर उसने एथिक्स इन कंप्यूटिंग लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो वो आपने लर्न करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपने इसको रटा लगाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें जिस चीज़ की समझ नहीं आई कि वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, पता चल गया सबको? एथिक्स वाला पेज नंबर 342 पे है, मैंने ये मैसेज भी किया आपको। एथिक्स इन कंप्यूटिंग में ये लिखा हुआ है, वो कहता है कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड टू हार्म अदर्स, कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड टू स्टील समथिंग सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स। ठीक है, ये तो उसने जनरल एथिक्स दिए हुए। उसके बाद फिर उसने डिजिटल डिवाइड, वर्क प्लेस इशू, और वर्क प्लेस इशू के बाद फिर वो आ जाता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिग्निफिकेंट इन एथिक्स ऑफ एथिक्स इन कंप्यूटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर उसके बाद प्रोटेक्टिंग द कस्टमर्स पर्सनल डेटा। जहां तक ये आपने करना है। ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स इन कंप्यूटिंग है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको आया भी हुआ है कि जो प्रोफेशनल है उसके लिए क्या जो एथिक्स होने चाहिए, जो प्रोग्रामर है उसके लिए एथिक्स क्या होने चाहिए, जो एक नॉर्मल पर्सन है उसके लिए एथिक्स क्या होने चाहिए। तो ये आपने यहाँ तक जो वो करना है, इसको सिर्फ आपने याद करना है, इसमें समझने वाली जो वो चीज़ कोई नहीं है। जी सर, ये हमारे पास बुक चेंज आईटी सीरीज की है, तो ये पिक सेंड कर दीजिए। चले, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा, लेकिन मैंने आपको इसका टाइटल भेजा था और मैंने कहा था कि ये वाली बुक आपने लेनी है, जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आईटी सीरीज़ के अंदर कवर नहीं होती, इससे मैंने आपको कहा था कि ये बुक ले लीजिएगा। बहरहाल मैं बुक जो इसकी जो पिक्चर है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिनके पास ये बुक नहीं है वो इसको जो वो यूज़ कर लीजिएगा। अब ये जो कोर्स कंटेंट के हवाले से जो चीज़ें थी, सिर्फ वो जो एक क्वेश्चन जो बनता है प्रोग्राम का, उसके अलावा जो हमारा कोर्स कंटेंट था वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है। आप इसको प्रॉपरली जो वो लर्न करें। जो चैप्टर नंबर 7 है, आई होप कि मैं आज जो उसके एमसीक्यूज बना लूँगा, और उम्मीद है कि कल या परसों जो वो उसका क्विज़ जो वो आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो चैप्टर नंबर 8 का जो क्विज़ है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए ये 28 मार्च जो वो दूर नहीं है, आप इसकी प्रिपरेशन जो वो कर लें। ये एग्ज़ाम जो वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में उन्होंने ले लेना है। किसी सब्जेक्ट में फेल है, उसका री पेपर होगा मिड का? वो नेक्स्ट ईयर जाके होगा जब वो पहला सेमेस्टर आएगा। वो ये ना समझे कि वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं होता। सेकंड सेमेस्टर जो वो आप पढ़ेंगे, और फिर सितंबर अक्टूबर में जब नया एडमिशन होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, उन बच्चों का वो बच्चे जब अपना फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे तो फिर यूनिवर्सिटी आपका जो वो फर्स्ट सेमेस्टर का जिनमें आप फेल हैं उनका पेपर लेती है। इस तरह से ये इसका कोई सप्लीमेंट्री पेपर नहीं होता। और ये अगर आप खुदा ना खास्ता किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप लटक जाएंगे, पूरा जो साल जो लटके रहेंगे। जो मिड हो गया है उसमें जो फेल है उसका पेपर होगा 28 जो ही जो ख़त्म होगी, साथ ही आपका पेपर होना है जी।
इस्लामियात के और मैथ के सर ने नहीं हमें मार्क्स बताए मिड टर्म के। इस्लामियात के मार्क्स जो वो सर ने मुझे बता दिए हुए मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैथ के अभी उन्होंने नहीं दिए, मैं आज पूछता हूँ उनसे कि किधर हैं, तो फिर अगर उन्होंने दे दिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। इस्लामियात के दे दिए हुए उन्होंने। तो सर मैथ के लेक्चर का क्या होगा? मैथ का लेक्चर मैंने कल मैसेज किया था, वो करेंगे आज आपका लेक्चर। फिजिक्स का तो, इंग्लिश का तो आ गया होगा ना आपका लेक्चर। ये आ गया। तो जो मैथ का लेक्चर है, जो फिज़िक्स का है, वो उन्होंने बताया कि 9:45 पे आपका फिज़िक्स का लेक्चर होना है, और उसके बाद फिर जो वो आपका मैथ का होता है, फिर वो मैथ का होगा। ओके सर। ठीक है जी। कल फिर हम अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, ये जो प्रोग्राम का जिसका वो कहते हैं कि जी आप बनाएं, हम वो कल से जो वो शुरू करेंगे। और वो आपको पता है कि पूरे 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसमें से आपको आना है, और वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई बुक में से उसने नहीं देना, आप उसको ध्यान से जो वो लेक्चर लीजिएगा और अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सर ये 3 लाख क्वेश्चन का मुझे में से एचटीएमएल का होगा, एजीएल एल्गोरिथम का, और बाकी जो नहीं, ये क्वेश्चन, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आपको करने हैं। एक देखें लॉन्ग क्वेश्चन आपके नेटवर्क में से आ जाता है, जो आमतौर पर टोपोलॉजीज का आता है, या वो कम्युनिकेशन मीडियम का। बहरहाल नेटवर्क में से एक उसने 5 नंबर का सवाल देना है। जो पैटर्न अभी चला आ रहा है, जो मैं समझाऊँ, उसमें 5 नंबर का आपका नेटवर्क में से क्वेश्चन आना है। ठीक है। फिर उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपका ये जो सिस्टम आर्किटेक्चर वगैरह है, इसमें से दे दिया जाता है, जो रैम और रोम का था। और इसी तरह से जो फिर आपका जो क्वेश्चन उसने 5 नंबर का दिया था, वो प्रोग्राम में से दिया था, और 5 नंबर का उसने HTML में से दिया था। ठीक है, ये टॉपिक्स हो गए। फिर उसके बाद उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ था, वो एक तो गालिबन, अब मुझे देखना पड़ेगा कि वो किधर है। चलें, ये कल जो वो देख लेंगे, कल पहले पेपर को जो वो देख लेंगे एक दफ़ा, तो फिर जो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी ये जो वो टाइम कम है, तो ये आपका जो आगे फिज़िक्स का लेक्चर भी शुरू होना है। मैं अब इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन हुआ वो फिर या तो मेरे से वैसे वॉइस मैसेज में कर लीजिएगा, या फिर कल जो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।